Very good evening, friends. Today we will be discussing Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. ये पीपीटी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो चैप्टर के हेडिंग्स हैं वो डाल दिए हैं, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। सबसे पहला, किसी भी एक्ट में क्या होता है, प्रीएम्बल होता है। तो ये प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल में ये लिखा है कि इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग द competitiveness of माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तीन तरह के एंटरप्राइजेस, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने हाईलाइट कर दिए या डिफरेंट कलर में डाल दिए, ठीक है। इस एक्ट का नाम ये है, ये इट विल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें हैं। एडवाइजरी कमेटी, इसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो है एडवाइजरी कमेटी, एक है बोर्ड, एक है फेलिसिटेशन काउंसिल, ठीक है ना। उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एडवाइजरी कमेटी क्या है? एडवाइजरी कमेटी मीन्स द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भाई एडवाइजरी कमेटी कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। उसमें कौन कौन मेंबर होंगे? एक तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल डेवलपमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हु शैल बी द चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा जो भी सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके पास स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। ऐसा इसलिए लिखते हैं, कई बार क्या होता है मिनिस्ट्री ना चेंज करते रहते हैं, कई बार मिनिस्ट्री का नाम कुछ भी कर दिया। तो जिसमें भी ये वाला डिपार्टमेंट आएगा उसका जो भी सेक्रेटरी होगा वो उसका चेयरपर्सन होगा, ठीक है। उसके अलावा नॉट मोर देन 5 ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजेसिंग, देखिए जहां पर भी वर्ड 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप के जो भी चीज आती हैं वो क्वेश्चन में आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो नॉट मोर देन 5 ऑफिसर्स, 5 इंपॉर्टेंट है इसमें। नॉट मोर देन 5 ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट possessing necessary expertise in matters relating to micro, small and medium enterprises, ये भी members ex officio होंगे, ठीक है। फिर 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, ये भी ex officio होंगे, और 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ द एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मेंबर्स ex officio, ठीक है। तो ये होगी, क्या होगी? एडवाइजरी काउंसिल। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। और ये जो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होगा ऑफ द एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट शेल प्रायर टू क्लासिफाइंग एनी क्लास और क्लासेस ऑफ एंटरप्राइजेस अंडर सबसेक्शन 1 ऑब्टेन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडवाइजरी कमेटी। तो इस एडवाइजरी कमेटी के बेस पर ही कोई भी क्लास या क्लासेस ऑफ एंटरप्राइज को इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद ये जो एडवाइजरी कमेटी है, इट शैल एग्जामिन द मैटर्स रेफर्ड टू इट बाय द बोर्ड इन कनेक्शन विद एनी सब्जेक्ट रेफर्ड टू इन, ये सब इस तरह से, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी एडवाइस लेगी एडवाइजरी कमेटी की ऑन एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द रूल्स। और एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी? ये अपनी रिकमेंडेशंस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या बोर्ड को। उसमें क्या बताएगी? एक तो जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन ए क्लास और क्लासेस ऑफ एंटरप्राइजेस, फिर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इन ए क्लास और क्लासेस, फिर नीड ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एनहांस्ड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द क्लास और क्लासेस ऑफ एंटरप्राइजेस, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग एंड डिफ्यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्लासिफिकेशन। ये चीजें जो है एडवाइजरी कमेटी इन सारे मैटर्स पर ध्यान देगी और अपनी रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या बोर्ड को, ठीक है। उसके बाद ये सारे डेफिनेशन है। एक उसके बाद में अपॉइंटेड डे आता है। अपॉइंटेड डे क्या है? हमने सुना होगा भाई एमएसएमई एक्ट में क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डेट के बाद में पेमेंट करते हो तो आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है और वो इंटरेस्ट भी आपको अलाउ नहीं होता,
ठीक है। तो अपॉइंटेड डे मीन्स द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गुड्स और एनी सर्विसेज बाय ए बायर फ्रॉम ए सप्लायर। ठीक है। तो जो उसका डे ऑफ एक्सेप्टेंस है या डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है, वहां से 15 दिन। ठीक है। अपॉइंटेड डे मीन्स द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 days। ठीक है, ये है। और डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? डे ऑफ एक्सेप्टेंस है जो डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी है ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है। या जहां पर कोई ऑब्जेक्शन है इन राइटिंग बाय द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन 15 days from the day of delivery of goods or the rendering of services, the day on which such objection is removed by the supplier। ठीक है। किसी ने गुड्स सप्लाई किए, गुड्स डिफेक्टिव थे, उसने राइटिंग में ऑब्जेक्शन किया। ठीक है ना। ये भी कब किया? विद इन 15 days फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो जिस दिन वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, ठीक है, वो क्या है? वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस है। और अपॉइंटेड डे आपको क्या करना है? अपॉइंटेड डे वहां से 15 दिन के बाद शुरू होगा। और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या है? जहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया राइटिंग में रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन 15 days फ्रॉम द डे ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो जो एक्चुअल डे है वो, अगर कोई ऑब्जेक्शन किया राइटिंग में तो जब ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया। ठीक है। जिस दिन वो एक्सेप्ट आपका ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया। और ऑब्जेक्शन भी कब करना है? विद इन 15 days करना है आपको। ठीक। और बोर्ड का मतलब क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और बायर क्या है? बायर मींस हूएवर बाइज एनी गुड्स और रिसीव्स एनी सर्विसेज फ्रॉम ए सप्लायर फॉर कंसिडरेशन। तो ये बायर है। उसके बाद एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज जो है वो मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में, ठीक है, जो भी फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वो पूछ सकता है कि कौन से शेड्यूल में, तो वो पूछ लेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछता है वो। या एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस और सर्विसेज। ठीक है। तो ये एंटरप्राइज की डेफिनेशन है, चाहे मैन्युफैक्चर हो या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो। ठीक है, जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है, या एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस और सर्विसेज। फिर एंटरप्राइज तो हो ही गया ये फर्स्ट शेड्यूल में। गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़ करके गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर मीडियम एंटरप्राइज का मतलब क्या है? ये सब क्लॉज 3 में दे रखा है। माइक्रो एंटरप्राइज ये सब क्लॉज 1 में दे रखा है। ठीक है। और स्मॉल कहाँ होगा? नेचुरली 2 में होगा। नेशनल बैंक क्या है? नाबार्ड। ठीक है। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट, प्रेस्क्राइब रूल्स, रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से। ठीक है। स्मॉल क्लॉज 2 में, माइक्रो 1 में, स्मॉल 2 में, मीडियम 3 में। ठीक है। आगे सप्लायर कौन है? सप्लायर मीन्स माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज विच इज फाइल्ड ए मेमोरेंडम ऑफ अथॉरिटी, मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। फिर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये इसमें इंक्लूडेड है सप्लायर के अंदर। ठीक है। एन इंक्लूड्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर रजिस्टर्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, एंगेज्ड इन selling goods produced by micro or small enterprises and rendering services which are provided by such enterprises। ठीक है। क्या होता है, कई बार हम मेले देखने जाते हैं तो मेलों में क्या होता है, कोई ट्रस्ट बना देते हैं या बॉडी बना देते हैं अलग से उस पर्पस के लिए। ठीक है। क्योंकि वहां से ग्रांट वगैरह मिलती है। तो जो एमएसएमई ने प्रोड्यूस किए उनको अगर कोई बेच रही है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो वो भी सप्लायर में आएगी। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक मींस द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में, सिड भी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हमें पता ही है क्या है। ठीक है। उसके बाद एक सबसे पहले हमने पढ़ लिया एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। एडवाइजरी कमेटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये फिर बोर्ड है। ठीक है। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाएगा, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका हेड ऑफिस होगा दिल्ली में।
और बोर्ड में क्या क्या मेंबर होंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर क्या था? सेक्रेटरी था, ठीक है। एडवाइजरी काउंसिल में कौन था? सेक्रेटरी था वहां पर, ठीक है ना। क्या है, इनको ना बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, उससे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ सेक्रेटरी है एडवाइजरी कमेटी, और बोर्ड में कौन है? बोर्ड में आपका है जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। फिर जो मिनिस्टर है ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर अगर कोई है तो इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो बोर्ड में ये मेंबर होंगे। पहला तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो गया, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसा मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर नहीं है तो कौन होगा? तो फिर होगा जो भी अपॉइंट होगा उसको वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो गया, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या डिप्टी मिनिस्टर है उसको कर देंगे वाइस चेयरपर्सन। फिर 6 मिनिस्टर होंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के, ठीक है, हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और अदर केस में भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्टर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट सच रीजन्स ऑफ द कंट्री एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एक्स ऑफिशियो। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जिसमें से 2 इलेक्टेड होंगे बाय हाउस ऑफ पीपल और 1 होगा बाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये भी एक्स ऑफिशियो, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो सेक्रेटरी है और वो जो सेक्रेटरी है कोई फर्क है क्या? ये कहता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। ये वही लग रहा है मेरे को तो जो एडवाइजरी कमेटी में था, देख लेते हैं, वही है, सेम है, ठीक है। वो एडवाइजरी कमेटी में भी है, चेयरपर्सन है, यहां पर वो मेंबर है, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया। फिर 4 सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इन मिनिस्ट्री के होंगे, ठीक है। कहाँ से? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस, फूड प्रोसेसिंग, लेबर एंड प्लानिंग, ठीक है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बैंक, नेशनल बैंक हमने पढ़ लिया क्या है? नाबार्ड, ठीक है, एक्स ऑफिशियो। फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, सिडबी, ठीक है, एक्स ऑफिशियो। फिर चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन, एक्स ऑफिशियो। 1 ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द रिजर्व। फिर 20 लोग होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएशंस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस including not less than 3 persons representing associations of women's enterprises and not less than 3 persons representing associations of micro enterprises to be appointed by the central government. फिर 3 persons of eminence होंगे economics, industry और science and technology से, not less than 1 of whom shall be a woman to be appointed by the central government. फिर 2 representative होंगे C2 के Central Trade Unions Organization to be appointed by the central government. एक ऑफिसर होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी से कम नहीं होगा इन द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। ये भी एक्स ऑफिशियो होगा। जो टर्म है ऑफ द ऑफिसर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। द मैनर ऑफ फिलिंग ऑफिसर्स ये रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होगा। और जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन एक्स ऑफिशियो मेंबर शेल कंटिन्यू सो लॉन्ग एज ही होल्ड्स द ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज सच ए मेंबर, ठीक है। तो जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है जब तक वो वहां पर रहेगा तब तक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी इनवैलिड मियरली बाय रीजन ऑफ एनी वैकेंसी या डिफेक्ट, ठीक है। अगर उसकी अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से अगर कोई बोर्ड ने कोई प्रोसीडिंग की है तो इट विल नॉट बी अफेक्टेड। एंड बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 months in a year. Board may associate with itself in such manner and for such purposes as it may deem necessary any person or persons whose assistance or advice it may desire in complying with, ठीक है ना। तो ये है without prejudice to section 7 the chairperson of the board shall for not less than 2 of the meetings of the board in a year invite such ministers of the state governments, तो उन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी अपॉइंट कर लेगा, ठीक है, उनको भी इनवाइट कर लेगा मीटिंग में। And it is hereby declared that the office of member of the board shall not disqualify its holder for being chosen as
और फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। रिमूवल कैसे होगा? कोई इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, रिफ्यूजेस टू एक्ट और बिकम्स इनकैपेबल ऑफ एक्टिंग, कन्विक्शन हो गई, और यस अब्यूज दिस पोजीशन एज ए मेंबर, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी बिफोर रिमूवल। फंक्शंस क्या होंगे बोर्ड के? एडवाइजरी कमेटी के हमने फंक्शन पहले पढ़ लिए, अब ये बोर्ड के फंक्शन है। बोर्ड क्या करेगा? इट विल एग्जामिन द फैक्टर्स। आपको मिलाकर के पढ़ना है कि एडवाइजरी कमेटी के क्या थे और यहाँ पर बोर्ड के क्या है। एडवाइजरी कमेटी के अपने फंक्शंस पढ़ लिए। मेनली वो तो क्या है, मोटे मोटी चीजें बता रही है। क्या बता रही है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नीड ऑफ हायर इन्वेस्टमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग एंड डिफ्यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये एडवाइजरी कमेटी बता रही है। अब बोर्ड क्या बता रहा है? बोर्ड ये बता रहा है एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट of micro, small and medium enterprises and review the policies and programs of the central government. फिर make recommendations on matters referred to in A or any other matter referred to it by central government, ठीक है, and advise the central government on the use of the fund or funds constituted under section 12। तो ये तीन मेन काम है। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड के बारे में बताना, इसका जो फंड है, ठीक है, और रिकमेंडेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पूछे, या फिर एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई एंटरप्राइजेस। फिर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। इसके मेंबर सेक्रेटरी के क्या काम है, ये रूल्स में दिए, ठीक है। उसके बाद आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। तो क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में माइक्रो एंटरप्राइज कौन है? माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। स्मॉल क्या है? स्मॉल में 25 से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम। मीडियम में 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम। सर्विसेज में क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज जहां पर क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, और मीडियम में मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन ये क्राइटेरिया बाद में फिर अमेंड हुआ, ये हुआ 13 मई 2020 को। उसमें क्या कहा गया? उसमें ये तो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया हमारा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है, यहाँ पर 5 करोड़ से कम है स्मॉल में, मीडियम में 10 करोड़ से कम है, सर्विस में क्या है 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़। अब बाद में क्या अमेंड हो गया? 26 जून को फिर अमेंड हुआ। 26 जून के क्या बताया? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को कंबाइन कर दिया इन्होंने, पहले अलग अलग था अब कंबाइन कर दिया, और माइक्रो में कर दिया इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर कर दिया लेस देन 5 करोड़, ठीक है। स्मॉल में क्या किया? बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ इसमें। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ कर दिया, टर्नओवर कर दिया लेस देन 50 करोड़, और मीडियम में कर दिया इन्वेस्टमेंट लेस देन 50 करोड़ और टर्नओवर कर दिया लेस देन 250 करोड़, ठीक है। तो ये चीज याद करने वाली है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए। और अगर अपवर्ड चेंज हो जाए, मतलब कोई माइक्रो से स्मॉल में चली गई, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम थी, मान लो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? एंटरप्राइज विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस साल में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से 1 साल तक सेम स्टेटस में रहेगी, ठीक है, इन केस ऑफ अपवर्ड चेंज। और मान लो रिवर्स हो जाए, मतलब स्मॉल थी अब माइक्रो में आ गई, मीडियम थी स्मॉल में आ गई, तो क्या होगा? इन केस ऑफ रिवर्स ग्रेजुएशन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स प्रेजेंट कैटेगरी टिल द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अपवर्ड में 1 साल और इसमें टिल द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें रहेगी, अगले साल से फिर वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। और जो बेनिफिट है चेंज द स्टेटस का, ये क्यों जरूरी है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम? क्योंकि इनमें कुछ बेनिफिट्स हैं। तो जो बेनिफिट है द चेंज द स्टेटस, it will be only with effect from 1st April of the financial year following the year in which such change took place। तो जिस साल में चेंज होगा उसके अगले साल के 1 अप्रैल से उसका बेनिफिट मिलेगा चेंज स्टेटस का, ठीक। कंपोजिट क्राइटेरिया कर दिया, तो कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, ठीक है, shall apply for classification of an enterprise as micro, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। इफ एन एंटरप्राइज क्रॉसेस, एंड है इसमें, देखो ना वर्ड क्या दिया हुआ है, एंड, दोनों चीजें होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए और टर्नओवर भी इतनी होनी चाहिए।
और नहीं लिखा, दोनों क्राइटेरिया है, ठीक है। If an enterprise crosses the ceiling limit specified for its present category in either of the two categories, तो जिस भी चाहे इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाए या टर्नओवर चेंज हो जाए, इट विल सीज टू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी, ठीक है। मान लो इसमें क्या है, जैसे पहले हमने क्राइटेरिया दिया, इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट तो यही रहती है, टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, टर्नओवर बढ़ जाती है 5 करोड़ से, ठीक है ना। तो कोई किसी में भी चेंज हो जाए, ठीक है ना। If an enterprise crosses the ceiling limit specified for its present category in either of the two criteria of investment or turnover, it will cease to exist in that category और next higher category में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब उल्टा चलना है, जब लोअर कैटेगरी में आना है, but no enterprise shall be placed in the lower category unless it goes below the ceiling limits specified for its present category in both the criteria। तो जब नीचे जाना है, दोनों में नीचे जाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में भी और टर्नओवर में भी। जब ऊपर जाना है तो एक में भी चले गए तो उस कैटेगरी से आप बाहर हैं, ठीक है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी, हमारे सिलेबस में 31 दिसंबर 2020 तक जो 31 दिसंबर 2020 तक जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, हाँ वही हमें रिप्लाई करना है हाँ, एमसीक्यू में, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला एमएसएमई का 31 दिसंबर के बाद में नहीं है ये सर ये 26 जून को आ गया जी 2020 को, 26 जून। हाँ ये 26 जून 2020 को आ चुका है। राइट सर, राइट सर, हाँ राइट हाँ, ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर। राइट सर, थैंक यू। हाँ, इससे पहले जो आया था ना वो 13 मई को आया था, पहले 13 मई को आया था, वो भी लिखा हुआ है। 13 मई के बाद 26 जून को आया, 26 जून में है, हमारे पे एप्लीकेबल है। फिर जितने भी लेटेस्ट वाला याद रखना है ना सर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी। तो ऑल यूनिट्स विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिस्टेड अगेंस्ट द सेम पैन नंबर। भाई जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, विद जीएसटी नंबर, जो भी एक पैन नंबर पर है, क्या होता है एक पैन नंबर पर भी आप अलग अलग जीएसटी नंबर ले सकते हो ब्रांच वाइज, ठीक है ना। तो ये जो है एक, इसको सारे को एक एंटरप्राइज माना जाएगा। जैसे जीएसटी नंबर एक ही पैन पर एक ही स्टेट में भी अलग अलग बिल आप ले सकते हो, आप उसको शॉप वाइज भी ले सकते हो जीएसटी में, लेकिन पैन नंबर आपका एक ही होता है, ठीक है ना। तो जितने भी हैं, मान लो आपने 4 जीएसटी नंबर ले रखे हैं एक ही पैन पर, उनको जोड़ दिया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज वन एंटरप्राइज एंड द टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट फिगर्स फॉर ऑल ऑफ सच एंटिटीज शैल बी सीन टुगेदर and only the aggregate values will be considered for deciding the category as micro, small और medium, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फिर जो कैलकुलेशन है, हाँ जी सर, इसमें जो आपस में अगर सेल कर रहे हैं तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? वो आईटीआर के हिसाब से लेते हैं, आगे आएगा। ठीक है। The calculation of investment in plant and machinery or equipment will be linked to the income tax return of the previous year फाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। भाई उसने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट लोगे कहाँ से, आईटीआर से लोगे, ठीक है। अगर कोई नई एंटरप्राइज है जिसकी प्रायर आईटीआर नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट विल बी बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रमोटर ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे ले लोगे आप। एंड सच रिलैक्सेशन शेल एंड आफ्टर द 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट फाइल्स इट्स फर्स्ट आईटीआर, क्योंकि फर्स्ट आईटीआर में तो फिर बता ही देगा ना वो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। और जो प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट का मतलब क्या है, इट विल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू द प्लांट एंड मशीनरी इन द इनकम टैक्स रूल्स 1962 एंड इट शैल इंक्लूड ऑल टेंजिबल एसेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। फिर भाई आपने फर्स्ट हैंड परचेज की या सेकेंड हैंड परचेज की, दो जो परचेज वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट वेदर परचेज फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है ना। भाई जब आप बिल लेते हो तो बिल में एक बेसिक प्राइस होता है, फिर जीएसटी होता है, तो आपको बेसिक प्राइस लेना है यहाँ पर ऑन सेल्फ डिस्क्लोजर बेसिस इफ द एंटरप्राइज इज ए न्यू वन विदाउट एनी आईटीआर। The depreciated value of a plant and machinery or equipment will be considered for the existing running units having ITR and balance sheet। उसमें WDV लेनी जो पुराने पहले चले आ रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ आइटम्स ऐसी हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन कैलकुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। जो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस है एंड सच अदर आइटम्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन, तो इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट चाहे गुड्स या सर्विसेज का हो, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
और जो इंफॉर्मेशन है, चाहे टर्नओवर की है या एक्सपोर्ट्स टर्नओवर की है, ये इनकम टैक्स या जीएसटी से लोगे आप, ठीक है ना। एंड द टर्नओवर रिलेटेड फिगर्स ऑफ सच एंटरप्राइजेस जिसका पैन नहीं है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर लोगे अप टू 31 मार्च, और बाद में तो पैन और जीएसटीएन जो है मैंडेटरी हो जाएंगे, ठीक है। आगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक बन गई। सवाल है, पूछूं हाँ जी। अभी? सर अभी आपने कहा कि जीएसटी मैंडेटरी है। हाँ 31 हाँ मार्च के बाद हाँ। जीएसटी मैंडेटरी है, हम्म। बट काफी सारे, अगर हम माइक्रो इसमें देखते हैं तो काफी सारे लोगों का जीएसटी नंबर होता नहीं है, तो उसको किस तरीके से हम भाई उसमें ये लिखा है, एक्ट में ये लिखा है कि 31 मार्च तक तो जो है जिसका पैन नहीं है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन पे लेंगे, बाद में मैंडेटरी है। मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा आपको, नहीं दोगे तो नहीं बेनिफिट मिलेगा। सर 31 मार्च के सर हाँ जी। 31 मार्च के बाद में वो वैसे भी डीएक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब ये हो चुके हैं। अगर एमएसएमई में अगर आपने वो नहीं करवाया या जीएसटी नहीं लिया तो वो डीएक्टिवेट हो गया। तो पैरेंट जीएसटीएन 31 मार्च के बाद मैंडेटरी है। आगे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी। अब ये कि तीसरी चीज आ गई एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये वो एडवाइजरी कमेटी तो देख लिया हमने, पहले पढ़ लिया है ना। सबसे पहले हमने एडवाइजरी कमेटी ही पढ़ा, ये दोबारा आ गया लगता है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ये वही चीज है। फिर एक आता है कि आपको एक मेमोरेंडम देना है, मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज बनाना चाहता है वो क्या करेगा, या मीडियम एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और सर्विसेज, उस केस में क्या है, इसको एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा। ही विल फाइल द मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन हु बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड, तो अगर मान लो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है उसकी कंपनी, ये एमएसएमई एक्ट आने से पहले, ठीक है। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन मे एट हिज डिस्क्रिशन, उसके लिए डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। और एन इंडस्ट्री एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर्टेनिंग टू एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल हैविंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ मोर देन 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, ठीक है जी, इसको देना पड़ेगा। ही शेल, यहाँ पर वर्ड है शेल, ठीक है। जो पहले से ही है उसके लिए डिस्क्रिशनरी है, जो बाद में है जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है कितनी है, मोर देन 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, उसको एक मेमोरेंडम फाइल करना विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और जो फॉर्म है ऑफ मेमोरेंडम, प्रोसीजर, अदर मैटर्स, वो होगा कि दे विल बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, ठीक है। एंड द अथॉरिटी विद विच द मेमोरेंडम शैल बी फाइल्ड बाय मीडियम एंटरप्राइज शैल बी एज सच मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश ए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में फाइल उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन एट द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन विद नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पेपर, सर्टिफिकेट्स और प्रूफ, ठीक है। तो जिसने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन का अपना वो डिक्लेरेशन इसका मान लिया जाएगा विदाउट एनी प्रूफ। On registration of an enterprise at the Udyam registration portal, the enterprise will be assigned a permanent identity number. उसको एक परमानेंट आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा जिसको कहा जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। फिर अब मेजर्स क्या है फॉर प्रमोशन डेवलपमेंट, भाई ये करवा तो लिया आपने, क्या करो, क्या फायदा होगा इसका, ठीक है ना। एक तो है क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है। जो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट्स, जैसे हमने पढ़ा सिडबी है इसमें, ठीक है। क्रेडिट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज शैल बी प्रोग्रेसिव एंड सच एज में बी स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक, ठीक है। तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से इनको क्रेडिट में फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है, जिससे इनका क्रेडिट फ्लो स्मूथ रहे एंड मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ सिकनेस अमंग एंड एनहांस द competitiveness of such। फिर उसके बाद में प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस है।
पब्लिक जो खास तौर से जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, तो इनमें इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई इनसे आप प्रोक्योर करो एमएसएमई सेक्टर से, ठीक है। और फिर एक फंड बनाया जाएगा, ठीक है ना, और उस फंड में गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलेंगी, एंड ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट क्रेडिट टू द फंड और फंड्स, ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये यूज किए जाएंगे फॉर द मेजर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, ठीक है। फिर डिलेड पेमेंट्स, अगर डिलेड पेमेंट होती है तो लायबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। अब कब देनी है? बिफोर द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे क्या था? हमने देखा था 15 दिन था, ठीक है। अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन हमने देख ली थी। वेयर एनी सप्लायर सप्लाईज एनी गुड्स, भाई एक आदमी ने दूसरे को गुड्स सप्लाई किया, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो उसी से 15 दिन ले लो, ठीक है। 15 दिन के बाद उसको पेमेंट कर देनी है। अगर कोई आपस में क्रेडिट का एग्रीमेंट भी है, किसी भी केस में 45 डेज से एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है। 45 डेज से अगर एक्सीड करेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर्स एनी सर्विसेज टू एनी बायर, द बायर शैल मेक पेमेंट देयरफॉर ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग, और there is no agreement before the appointed day, provided that in no case the period agreed upon between the supplier shall exceed 45 days। तो 45 डेज से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, चाहे एग्रीमेंट भी कर लो आप, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा तो बिफोर द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे 15 दिन है। डेट फ्रॉम विच एंड रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेएबल, ठीक है। अगर इफ एनी बायर फेल्स टू मेक पेमेंट, तो बायर क्या होगा इस केस में? ही विल बी लायबल टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट्स, ठीक है। इस पे सवाल पूछ लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट टू द सप्लायर ऑन दैट अमाउंट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे और इन द केस में भी फ्रॉम द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट एग्रीड अपॉन एट 3 times ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक, ठीक है। तो ये इसमें है, इस हिसाब से उसको देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट और एट 3 times द ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू, ठीक है। फॉर एनी गुड सप्लाइड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सप्लायर, द बायर शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट विद इंटरेस्ट देयरऑन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16, जो पहले हमने पढ़ा। फिर रेफरेंस टू माइक्रो, कोई मान लो डिस्प्यूट हो जाए पार्टीज के बीच में अमाउंट वगैरह के मामले में, तो इसके कहाँ पर जाएगा? इसका जाएगा रेफरेंस जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल क्या है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जब इस पे ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल के पास मामला पहुंचेगा रिगार्डिंग डिस्प्यूट ऑफ पेमेंट, तो या तो ये खुद कंडक्ट करेगा कंसिलिएशन, या इट विल सीक असिस्टेंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और सेंटर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज, ठीक है। ये तो एडीआर मैकेनिज्म में किसी इंस्टीट्यूशन को भी ये अपॉइंट कर सकते हैं, ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल है, ठीक है। आगे देखते हैं। Where the conciliation initiated under subsection 2 is not successful, ठीक है। भाई कंसिलिएशन स्टार्ट किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, तो काउंसिल क्या करेगी? काउंसिल शेल आइदर इट सेल्फ टेक अप द डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन, या इट मे रेफर इट टू एनी इंस्टीट्यूशन और सेंटर एआर, ठीक है। और इसके पास ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल है, इट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर और कंसिलिएटर, ठीक है। और इसको आपको डिसाइड करना है, जो भी रेफरेंस इसके पास आएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता क्वेश्चन कि कितनी देर में जो है डिसीजन होगा, 90 days में। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिक्री, अवार्ड और ऑर्डर, नो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एनी डिक्री, अवार्ड और अदर ऑर्डर मेड आइदर बाय द काउंसिल इटसेल्फ और बाय एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर कहां जाओगे आप? कोर्ट पे जाओगे, ठीक है। तो आप जब कोर्ट के पास जाओगे तो ये फैसिलिटेशन काउंसिल ने जो भी अवार्ड दिया होगा उसका 75% जमा कराओ, ठीक है, तभी आप आगे जा सकते हो कोर्ट में, ठीक है। अनलेस द एपेलेंट नॉट बीइंग ए सप्लायर,
ठीक है, सप्लायर को नहीं जमा कराना, सप्लायर ने तो पहले ही पैसे दे रखे हैं, समझ रहे हो, उसको कह दो और 75 और जमा कराओ, ज्यादा हो जाएगा फिर तो, ठीक है। जो रिसीवर होगा ऑफ द गुड्स, जो बायर होगा, उसी को जमा कराने नेचुरली, लिख दिया नॉट बीइंग ए सप्लायर। Provided that pending disposal of the application to set aside the decree, award or order, the court shall order that such percentage of the amount shall be paid to the supplier as it considers reasonable। तो कोर्ट भी कह सकता है कि भाई जब तक ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तो कुछ अमाउंट जो भी उसको रीजनेबल लगता है कि भाई वो उसको दो, ठीक है। उसके बाद में फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके पास ये फैसले के लिए पहुंचे थे आर्बिट्रेशन, अब वो क्या है वो देख लेते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। जो एडवाइजरी कमेटी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, जो बोर्ड था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था। ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये स्टेट गवर्नमेंट की है। द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश वन और मोर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल एट सच प्लेसेस, ठीक है, एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। कंपोजिशन क्या होगी? कंपोजिशन में ये होगा कि नॉट लेस देन 3 बट नॉट मोर देन 5 मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इंपॉर्टेंट है हमने हाईलाइट किया हुआ है, उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉट लेस देन 3 बट नॉट मोर देन 5 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड। और इनको भी जब आपको पढ़ना है तो सबको मिला करके पढ़ लेना है कि वहां कितने हैं, एडवाइजरी कमेटी में कितने हैं, यहाँ फैसिलिटेशन काउंसिल में कितने हैं, बोर्ड में कितने, ठीक है। कहाँ से सिलेक्ट होगा? डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बाय वट एवर नेम कॉल्ड और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सच डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर MSME, ठीक है। फिर वन और मोर ऑफिस बेयरर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एसोसिएशंस ऑफ माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री और एंटरप्राइज इन द स्टेट। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो लेंड करता है टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। वन और मोर पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, फाइनेंस, लॉ, ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। और जो पर्सन अपॉइंटेड अंडर वन है, जो डायरेक्टर है, वो चेयरपर्सन होगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल का, ठीक। ये कंपोजिशन वगैरह ये सारा इसके बारे में रूल्स में दिया जाएगा। फिर आगे आता है रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई अनपेड अमाउंट विद इंटरेस्ट इन द एनुअल स्टेटमेंट। जो भी बायर है, भाई बायर ने पैसे देने, तो वेर एनी बायर इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, जैसे मान लो टैक्स ऑडिट करवाता है, ठीक है, तो सच बायर शैल फर्निश दी फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इन हिज एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पहला, एक तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है एंड द इंटरेस्ट ड्यू देयरऑन टू बी शोन सेपरेटली। प्रिंसिपल अमाउंट सेपरेटली शो करेगा, इंटरेस्ट सेपरेटली शो करेगा। रिमेनिंग अनपेड टू एनी सप्लायर एज एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year। तो जब उसने लेट पेमेंट की 15 दिन 45 दिन के हिसाब से, जो भी अपॉइंटेड डे के हिसाब से, अगर एग्रीड है तो वो 45 दिन तक जा सकता है मैक्सिमम, अगर एग्रीड नहीं है तो 15 दिन, ठीक है। उसके बाद में जो भी पेमेंट की वो सारा देना है बियॉन्ड द अपॉइंटेड डे। And the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment which have been paid but beyond the appointed day but without adding the interest specified under this act, ठीक है। इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू एंड पेएबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग पेमेंट, ठीक है। तो जो पीरियड ऑफ डिले है उस पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू और पेएबल क्या था? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड एंड रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेएबल इवन इन द सक्सीडिंग ईयर्स अंटिल सच डेट, क्योंकि क्या होता है कई बार 15 दिन या 45 दिन उस साल में पूरे नहीं हो रहे, ठीक है ना, तो अगले साल में जितना भी एक्रू हुआ वो जाएगा अगर बाद में लेट पेमेंट हुआ, ठीक है ना। व्हेन द इंटरेस्ट ड्यूज एज अबव आर एक्चुअली पेड टू द स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर द पर्पस ऑफ डिसअलाउंस एज ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद आता है जी इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम, तो ये इनकम टैक्स में आपको अलाउ नहीं होगा। फिर ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है? द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therein contained in any other law for the time being। ये इंटरेस्ट वगैरह के प्रोविजन है, ठीक है। फिर स्कीम फॉर क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अगर किसी को अपना बिजनेस क्लोज करना है, ठीक है, नॉट बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोई स्कीम ला सकती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कंपनीज को अगर बंद करना है तो कंपनी एक्ट के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना, लेकिन बाकियों के लिए बिजनेस बाकियों के लिए कुछ स्कीम ला सकती है। फिर मिसलेनियस है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर्स with such designations and such other employees as it thinks fit for the purpose of this act and may entrust to them such of the powers and functions under this act as it may deem fit। ठीक है, तो जो भी ऑफिसर्स वगैरह इसमें अपॉइंट कर सकते हैं। एंड द ऑफिसर्स अपॉइंटेड by order require any person to furnish such information in such form as may be prescribed। ठीक है, तो जो ऑफिसर अपॉइंट होंगे वो किसी भी आदमी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं इन सच फॉर्म। फिर पेनल्टी है फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8 या सेक्शन 22 या सेक्शन 26। पेनल्टी क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन में 1000 रुपये तक है, सेकेंड कन्विक्शन में 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक है। ठीक है, अगर बायर कंट्रावीन करता है तो उस केस में नॉट लेस देन ₹10,000। ठीक है, jurisdiction of court, no court inferior to that of metropolitan magistrate or a magistrate of the first class shall try any offence punishable under this act। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। पहले फैसिलिटेशन काउंसिल के पास जाओगे, वो आर्बिट्रेटर का तरह काम करेगा, उसके बाद में फिर आप जो है कोर्ट में जा सकते हो। पावर टू मेक रूल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, और इन रूल्स में क्या क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिसर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, वैकेंसीज कैसे फिल होंगी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर सेक्रेटरी, फंड कैसे मैनेज होगा, फिर क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच सम में बी रिलीज्ड। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में फर्निश करनी है, ये सब चीजें इसमें होंगी। पावर टू मेक रूल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स बना सकती है। उसमें क्या रहेगा, जो कंपोजिशन है ये फैसिलिटेशन काउंसिल की, मैनर ऑफ फिलिंग वैकेंसीज वगैरह, तो जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, जो एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। ठीक है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, अगर कोई डिफिकल्टी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ये कर सकती है। ठीक है, और ये रिपील ऑफ एक्ट, ये वाले एक्ट जो है रिपील हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स टू स्मॉल स्केल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 1993, ये रिपील हो गया। ठीक है, और अगर कोई उसके अंदर एक्शन ले लिया गया है तो ये माना जाएगा कि इस एक्ट के अंदर ये एक्शन लिया गया है। इतना ही था ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और भी किसी एक्ट पर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अश्विनी सेठी जी पूछिए। सर ये 45 डे की जो लिमिटेशन है एमएसएमई को पेमेंट की, उसके हाँ बाद जी, हाँ जी। इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। हाँ हाँ,